हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपका जीके रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर रहेगा और आपका हिंदी ग्रामर, तीनों आपका ये मिक्स मॉक टेस्ट है, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी है, चाहे वह पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर पुलिस का हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो आपके मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो डेली आपके लिए जो वो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो आपने डेली इन मॉक टेस्टों को अटेंड करना है। तो हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियोज़ को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे जो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि ज्ञानाभाव में कौन सी संधि है। तो ज्ञानाभाव में गुण संधि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी या अयादि हो जाएगी। तो ज्ञानाभाव, तो ये आपके पास शब्द है एक ज्ञानाभाव। जब इसको आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञान जमा अभाव, ठीक है। ज्ञान जमा अभाव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब हमने ये देखना कि आ जो है ये कैसे बना है, यही बना मेन। तो ये छोटा अ, यहाँ से ज्ञान न, यहाँ पे छोटा अ आ गया, यहाँ से छोटा अ आ गया, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। तभी तो ये ज्ञानाभाव बना, ज्ञानाभाव। ये जो बड़ा आ है ये यहाँ से आके मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बना है ज्ञानाभाव। तो जब भी आपके दो स्वर जो है वो दो स्वर आपस में मिलकर यहाँ मिले हैं, दो स्वर अपना रूप जो वो बड़ा कर लेते हैं, या दीर्घ कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपकी संधि कौन सी हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ज्ञानाभाव में कौन सी संधि है, तो वो है आपकी दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को शब्द कहेंगे, संधि कहेंगे, समास कहेंगे या व्यंजन कहेंगे। तो आपको पता है कि वर्णों के जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को क्या बोला जाता है, संधि। वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। जैसे ये बोलता है कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो आप ही, ये कौन सा आपका सर्वनाम है, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, आप ही कर लूँगा। तो ये जो आपका सर्वनाम है ये है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये निजवाचक सर्वनाम आपका कि मैं अपना काम आप ही कर लूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्य के भेद पूछे हैं। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो है 3। कौन कौन से हैं, पहला आपका सरल वाक्य, ठीक है, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा है मिश्र वाक्य। और आपसे ये भी पूछा था, ये तो आपके इसके आधार पर है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो वो वाक्य के भेद। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद तो कितने होते हैं, वो होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से आपके वाक्य के भेद होंगे 8। इसमें आपका आता है पहले विधिवाचक वाक्य, ठीक है, विधिवाचक वाक्य, और सेकंड होगा आपका निषेधवाचक वाक्य, जहाँ पर मनाही की जाती है, किसी काम को करने के लिए मनाही की जाती है, निषेधवाचक वाक्य। थर्ड आ जाएगा आपका संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह की बात करी जाए, संदेहवाचक वाक्य। फोर्थ आ जाएगा आपका फिर विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य। ये कितने हो गए आपके, 1 2 3 4, अब 4 और है। ये अर्थ की दृष्टि से विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य हो गया आपका। फिर आपका आएगा आज्ञावाचक वाक्य, आज जिसमें आज्ञा का बोध हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद आपका आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य,
इच्छावाचक वाक्य, ये जितने भी वाक्य आपके, ये आपके अर्थ की दृष्टि से जो वो वाक्य के भेद है। फिर आ जाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और फिर आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य आपके तो 4 हुए थे पहले, ये 5, 6 और 7, 8, ये सारे जो वाक्य आपके ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने आपके 8 हैं, और रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपके वाक्य के भेद हैं वो है आपके 3। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में, तो ये जरूरी क्वेश्चन था आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर एक शब्द जो बार बार दोहराया जाता है, ठीक है, एक शब्द जो वो बार बार दोहराया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है आपका शब्दालंकार। जहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर शब्दालंकार, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार मतलब एक वर्ण जो वो बार बार दोहराया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे वर्ण दोहराया जाए वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और जहाँ पर शब्द दोहराया जाए वहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर यमक अलंकार, और जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर में कौन सा समास है। ठीक है, आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर, तो कौन सा है, कर्मधारय समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, या फिर आपका द्विगु समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। आत्मनिर्भर में कौन सा समास है। अच्छा, आत्मनिर्भर मतलब अपने आप पर निर्भर, अपने आप पर निर्भर, आत्मनिर्भर अपने आप पर निर्भर। तो आत्मनिर्भर होता है अपने आप पर निर्भर, तो यहाँ पे पर भी व्यक्ति आ रही है, तो ये किस में आती है आपके कारक में आती है, अधिकरण में। ठीक है, अधिकरण में पर, तो आत्मनिर्भर अपने आप पर निर्भर, तो ये तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि इडियम्स आपके लिए कि एट 6 एंड 7, इसका मतलब क्या होता है। एट 6 एंड 7 का कंसीडर होता है, कंसीडर या विचार करना, या अरेंज करना, या टिट फॉर टैट, या इन डिसऑर्डर। तो आपका 6 एंड 7 जो है इडियम जो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा इन डिसऑर्डर। कोई चीज़ जो वो ऐसी कोई मतलब ऑर्डर में नहीं हो, डिसऑर्डर, एट 6 एंड 7 ऐसे फैली हुई हो तो उसको बोलते हैं 6 एंड 7 इन डिसऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, कंसीडर करना, अरेंज करना, परफेक्ट ऑर्डर, या इन डिसऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर होता है आपका परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर इडियम्स जो इसका मतलब जो हो जाएगा आपका एप्पल पाई ऑर्डर जो इडियम्स है इसका मतलब जो अर्थ होता है इसका कि कोई चीज़ जो वो परफेक्ट ऑर्डर में रखनी है, सही ढंग से रखना है। ठीक है, अरेंज नहीं होगा इसमें, अरेंज होता है मतलब किस चीज़ का अरेंजमेंट करना। यहाँ पे बोलते हैं किस तरह रखे, सुव्यवस्थित तरीके से रखना, उसको बोलते हैं आप परफेक्ट ऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट विच इज़ आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका कि कोई चीज़ जो आउटडेटेड हो चुकी हो या फिर आउट ऑफ यूज़ हो चुकी हो, एक्सपायरी हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ऑब्सलीट बोलते हैं, एंशिएंट बोलते हैं, पुरानी, स्टेबल बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दैट विच इज़ आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़ इज कॉल्ड ऑब्सलीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्सलीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, उसको क्या बोलेंगे, मिसोगाइनिस्ट, मैट्रिसाइड, मैट्रिकुलस हाउस। तो अ पर्सन हु हेट्स वुमेन उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसोगाइनिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिड ही डू दिस वर्क, आपने इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपने ध्यान कर रखना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंटरोगेटिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव में ही रहना चाहिए। और दूसरी बात आपने ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। प्रेजेंट का तो प्रेजेंट में चेंज होगा, पास्ट का तो पास्ट में चेंज होगा। तो आपको पता है कि जो पास्ट में डिड जो पास्ट में यूज़ होते हैं, तो डिड ही डू दिस वर्क। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंटरोगेटिव से आपका प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ये चेंज होगा कंटिन्यूज में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, बाज। ठीक है, क्योंकि दिस वर्क क्या है, सिंगुलर, बाज दिस वर्क। ठीक है, वाज दिस वर्क, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन बाय हिम, ये हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट जो यहाँ लास्ट वाला होता है, फिर क्या आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका बाय, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और ध्यान रखना कि ये दिस वर्क सिंगुलर है, वर्क सिंगुलर होता तो बाज आया, नहीं तो अदरवाइज कुछ और होता तो प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब आनी थी बर। तो वाज दिस वर्क डन बाय हिम हो जाएगा इसका, वाज दिस वर्क डन बाय हिम। तो ये इसका आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आर यू डूइंग दिस वर्क, तो ये भी आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। आर यू डूइंग दिस वर्क, तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा ये। और साथ में ये ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव इसका बनना चाहिए, ठीक है। तो इज आ जाएगा इसका, ठीक है। इज दिस वर्क, इज दिस वर्क। अब आपको पता है कि आईएनजी वाली फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीइंग, इज दिस वर्क बीइंग, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू। जो पहले जो स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर इसके ऊपर आईएनजी फॉर्म है तो ये इसमें आ जाएगा बीइंग, बीइंग लग जाएगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय और फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बस ये इसमें ये ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव में ही आपका पैसिव वॉइस जो है इसका बनना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये चंद्रताल झील कौन से ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो चंद्रताल झील जो है कौन से ज़िले में स्थित है, तो कांगड़ा, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति। सबको पता है कि ये लाहौल स्पीति में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, तो ये 15 अप्रैल 1932 में चली थी, 16 अप्रैल 1852 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में या 15 अप्रैल 1853 में चली थी। तो भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 16 अप्रैल 1853 में जो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज बीमारी जो पागल कुत्ते के काटने से होती है शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करती है, तो ये संपूर्ण शरीर को करती है, यकृत को करती है, त्वचा को करती है, तंत्रिका तंत्र को। तो रेबीज जो आपकी प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को जो रेबीज बीमारी प्रभावित करता है जो पागल कुत्ते के काटने से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है, तो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है। मंडी की शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा है, मिंजर मेला है या लवी मेला है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो व्यापारिक मेला है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो व्यापारिक मेला है आपका वो कौन सा है, वो है आपका लवी मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवी मेला, सबसे पुराना व्यापारिक मेला है ये। तो लवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन जो आपके लिए डेली अपलोड होते हैं तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।